नमस्कार रेल साथियों। हम सोल्व कर रहे थे नॉर्थन रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन का SNWI का पेपर सोल्व कर रहे थे और ये पेपर जो कंडक्ट हुआ था, ये पेपर आपके 15 जुलाई 2022 को कंडक्ट हुआ था, जिसमें अपन ने 1 से 40 तक हल कर लिए थे और 1 से 40 तक के प्रश्नों की संख्या अब हम आगे देखते हैं। 40 तक देख लिए थे, 41 से आगे हम पार्ट 2 में चलेंगे। अब तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 40 नंबर आ गया है। थोड़ा सेट कर लेते हैं साथ ही इसको। हाँ, अब थोड़ा ठीक है, लग रहा है। तो चलिए अपन चलते हैं। 40 तक हमने कर लिया था, 41 से चलते हैं। 41 नंबर क्या बोल रहा है? 41 नंबर बोल रहा है आपके 41 नंबर बोल रहा है आपके द नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस NPA की बात कर रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों NPA, और इससे संबंधित 2-3 प्रश्न होते हैं। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस होता है, ये भत्ता होता है जो बात कर रहा है। द नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA रेट एडमिसिबल टू डॉक्टर इज, डॉक्टरों को वर्तमान में NPA के रूप में वेतन का कितने प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं साथियों, ये पहले 20% था और इसको अब जो 7वें पे कमीशन में बढ़ा करके इसको 25% कर दिया गया है। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो 25% आएगा। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट होगा। और ये जो रनिंग स्टाफ को है 30%, ये उनके रनिंग भत्ता अलाउंस मिलता है 30%, ये आप जानते हैं रनिंग स्टाफ के लिए है 30%। तो ऑप्शन 41 में आपका ए आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न संख्या 42 है साथियों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपके जेई, आपके ग्रुप बी अधिकारी, आपके टेक्निकल जो पोस्ट होती है उनमें और नॉन टेक्निकल दोनों में आता है। ये WLI का भी प्रश्न है साथियों। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो केवल WLI के लिए तैयार नहीं किए जाते। वो जो रेलवे की जितनी भी आपने विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनके लिए होता है। तो जो टेक्निकल के लोग हैं वो भी इन वीडियो से फायदा ले सकते हैं, इन प्रश्नों से फायदा ले सकते हैं, क्योंकि इनमें से जो जैसे राजभाषा है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल है, आपके रेलवे कंडक्ट रूल हैं, डिसिप्लिन एंड अपील रूल हैं, आपके छुट्टियां हैं, पास PTO हैं, फैक्ट्री एक्ट है। तो कम से कम ये 10-12 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके टेक्निकल में भी आते हैं। आपके जेई वगैरह, रैंकर जेई, इंटरमीडिएट जेई, आपके ग्रुप बी अधिकारी, AWM, AP। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रेलवे की जितनी भी विभागीय परीक्षाएं होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती है और उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। केवल एक प्रश्नों का स्टैंडर्ड लेवल का फर्क पड़ता है। जैसे आप रैंकर कोटा जेई की बात करें तो उसमें आप MCM से जेई बनते हैं, तो वो उसमें थोड़े से जो प्रश्नों का लेवल होता है वो कम होता है, मतलब इजी ज़्यादा होते हैं। जैसे इंटरमीडिएट है तो उनमें मीडियम लेवल होता है। आपके ग्रुप बी अधिकारी की एग्जाम है, उसमें आपका AWM है, AP है, तो उनमें थोड़े हार्ड हो जाते हैं।
और वही चीज इधर लागू होती है आपके, जैसे सीनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, ओएस है, CSWLI है, WLI है। तो जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है, जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाता है, सिलेबस वही रहता है। जैसे आप बात करें जूनियर क्लर्क की, तो उसमें थोड़ा प्रश्नों का स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा कम रहेगा, इजी प्रश्न आएंगे। फिर सीनियर क्लर्क है, फिर आपका WLI है, फिर आपका APO है। तो जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएगी, पद बढ़ता जाएगा, वैसे ही प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, बस केवल प्रश्नों का स्टैंडर्ड का फर्क पड़ता है। तो चलिए यहाँ जो 42 है उसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं पहले इसको पढ़ने से पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ शर्त ये है प्रश्न में यह है कि जो आपको सुविधा पास मिलता है, जो आपको सुविधा पास मिलता है, उसमें ये नियम शर्तें हैं कि यदि आप सुविधा पास में जो आप पर डिपेंड है, जो आप पे आश्रित है, जो आपकी वजह से पढ़ रहा है, तो वो चाहे आपका छोटा भाई हो सकता है, या आप पे आश्रित आपके भाई बहनों के लड़के लड़कियां हो सकते हैं, या आप पे आश्रित आपकी तलाकशुदा या विधवा पुत्री हो सकती है जो आप पे आश्रित है, या जो आपका अविवाहित बच्चा है, वो बेरोजगार है, वो आप पे आश्रित है, ये उनके लिए है। तो ये यहाँ जो प्रश्न है वो ये कह रहा है साथियों कि आप सुविधा पास के अंतर्गत आश्रित यदि शामिल करते हैं तो सुविधा पास में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझा देता हूँ। अगर आप अपने सुविधा पास में आश्रितों को शामिल नहीं करते हैं, जैसे आश्रित शून्य है, तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि जो आप हस्बैंड वाइफ है, उसके अलावा आपके बच्चे 5 हैं, चाहे वो 7 हों, चाहे वो 9 बच्चे हैं आपके, चाहे वो 10-11 हैं, वो आप उनको सबको शामिल कर सकते हैं पास में, अगर आप आश्रित शामिल नहीं करते हैं तो। लेकिन मान लीजिए आप आश्रित शामिल करते हैं, आप आश्रित शामिल करते हैं, तो आप आश्रित शामिल करते हैं तो आपकी जो संख्या है ना वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका रूल ये है कि मान लीजिए आपने एक आश्रित शामिल किया, तो आप परिवार के सदस्यों में 4 ही ले सकते हैं, आप मियाँ बीबी और 2 बच्चे, मियाँ बीबी और 2 बच्चे, तो यहाँ टोटल वो 5 हो जाएगी, क्योंकि 4 आपके परिवार के हो गया, एक आपका आश्रित हो गया। दूसरी बात यह है कि यदि आप आश्रित 2 शामिल करते हैं, तो फिर आप अपने फैमिली मेंबर में से 3 ही ले पाएंगे सुविधा पास में, क्योंकि इनकी जो संख्या होती है वो 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए आश्रित को शामिल करने के बाद, ये शर्त है। दूसरी शर्त यह भी है कि आश्रितों की संख्या भी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप एक आश्रित शामिल करते हैं तो अपने परिवार के 4 सदस्य ले सकते हैं, तो टोटल 5 हो जाएंगे। और यदि आप 2 आश्रित शामिल करते हैं, तो फिर आपके परिवार के सदस्यों की संख्या 3 रह जाएगी, तो ये 5 हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये भी यहाँ है कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए आश्रित। तो ये कंडीशन है जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अब प्रश्न को देख लेते हैं वो क्या कह रहा है, प्रश्न को देख लेते हैं भाई साहब क्या करें। तो भाई साहब कह रहे हैं आश्रितों का शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है, तो वो आपका आंसर होगा ए 5, ऑप्शन ए। अगर ये प्रश्न आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को रोक के वापस बैक जाके आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मेरे यहाँ समझाने का मकसद यही था कि अब आप नेक्स्ट में अगर ये प्रश्न आता है तो वो आपका गलत नहीं हो। इसको ये कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि यदि 2 आश्रित शामिल कर लिए जाएं तो परिवार के कितने सदस्य ले सकते हैं, तो 2 आश्रित शामिल कर लिए जाएं तो 3 ले सकते हैं, एक आश्रित शामिल कर जाए तो परिवार के 4 सदस्य ले सकते हैं, और यदि एक भी आश्रित नहीं हो तो आप अनलिमिटेड 5, 7, 9, 10, 11 आपका हो जाएगा।
और यहाँ ये भी पूछ सकता है कि आश्रितों की सदस्य संख्या किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कैसे भी घुमा के आपको पूछ सकता है, तो मैंने इसकी राम कहानी आपको बता दी है। यदि आपके समझ में नहीं आया हो तो आप बैक जाके वीडियो को वापस आप समझ सकते हैं। प्रश्न जो यहाँ 23 है वो देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, जो प्रश्न नंबर 43 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ इसको आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूं ताकि आपका ये दोबारा गलती नहीं हो। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। द परसेंटेज कोटा रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन फॉर ग्रुप सी पोस्ट। देखो साथियों, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए भर्तियों में कोटा फिक्स कर रखा है। तो ग्रुप जो सी है, अगर उसमें एक्स सर्विसमैन आता है तो उनके लिए 10% कोटा है। कितना है? 10% कोटा है। और यदि वो एक्स सर्विसमैन ग्रुप डी में आता है, ग्रुप डी में आता है, तो ग्रुप डी में उनके लिए 20% है। अब वो चाहे आपको ग्रुप डी के लिए पूछे तो 20% और ग्रुप सी के लिए पूछे तो 10%। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि ये बार बार रिपीट होता है। कभी ये ग्रुप डी के बारे में पूछ लेता है और कभी ये ग्रुप सी के बारे में पूछ लेता है। तो अपन यहाँ चेक करेंगे कि कौन से समूह के लिए पूछ रहा है। तो वो समूह ग के लिए पूछ रहा है, समूह ग के पदों में, यानी ग्रुप सी, यानी कि ग्रुप सी के बारे में वो पूछ रहा है। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। समूह ग के पदों में भूतपूर्व सैनिकों को सीधी भर्ती कोटा प्रतिशत कितना है? तो सी के अंदर 10% है, और यदि वो ग्रुप डी का पूछता तो ग्रुप डी में 20% है। तो यहाँ जो आपका सी के पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यदि वो 20 ग्रुप डी के लिए पूछता, वो सी की जगह डी के लिए पूछता, तो आपका 20 हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है साथियों। यहाँ पूछा है कि जो 7वां वेतन आयोग आया था उसमें इन्होंने ग्रेड पे की जगह, आप सभी समझते हैं रेल कर्मचारी हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। और यदि आप जो आपके जो 7वां पे कमीशन आया था उससे पहले के आप भर्ती हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से और इन चीज़ों को क्लियर समझ पाएंगे। जो 6 पे कमीशन था, जो 6 पे कमीशन था, वो आपके 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। और जो आपका ये 7वां पे कमीशन था, ये आपके 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। तो ये जो 6 पे कमीशन था, इसमें ग्रेड पे सिस्टम था, जैसे 1800, 2400, 2800, 4200, 4600, 4800, 5400, ये ग्रेड पे सिस्टम था। इसमें इन्होंने 7वें पे कमीशन में क्या किया, इस ग्रेड पे सिस्टम को हटा के बेसिक पे सिस्टम कर दिया। अब बेसिक पे सिस्टम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेवल बना दिए, बेसिक लेवल बना दिए, जो कि आपका लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक है, जो कि आपका लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक है। अब लेवल 1 किसका है, तो ये ग्रुप डी का है, जिसकी बेसिक आपके 18,000 रुपये होती है। तो ग्रुप डी वालों की जब 18,000 रुपये बेसिक होगी तो ये सबसे कम हो जाएगी। और जो लेवल 18 है वो सबसे टॉप की है, तो इनकी क्या है, सबसे टॉप की आपके 2.5 लाख रुपए है, सबसे टॉप की आपके 2.5 लाख रुपए। तो ये किसकी है, ये कैबिनेट सचिव लेवल के ऑफिसर की है। तो ये सबसे मैक्सिमम है 18। उसी प्रकार ये पूछता है कि सबसे मैक्सिमम पेंशन और सबसे मिनिमम पेंशन, तो इसका आप आधा कर लीजिए, 9,000 सबसे कम हो जाएगी और आपके 1,25,000 मैक्सिमम हो जाएगी, ये पेंशन के लिए है। तो यहाँ पे जो लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक जो इन्होंने बेसिक पे बनाए, उसकी जो सबसे कम बेसिक पे वो 18,000 रुपए, जो कि ग्रुप डी वालों के लिए, 4th क्लास के लिए। और जो ये जो लेवल 18 है, ये सबसे टॉप की है, 2.5 लाख रुपए बेसिक, जो आपके कैबिनेट सचिव के लेवल के अधिकारी की होती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत रामायण बता दी, लेकिन प्रश्न क्या है वो पढ़ लेते हैं।
प्रश्न है मैक्सिमम पे इन पे मैट्रिक्स, यानी पे मैट्रिक्स में सबसे अधिक वेतन है, तो वो आपका 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और यदि वो यहीं पे ये पूछ लेता सबसे कम, तो सबसे कम आपका आ जाता 18,000 रुपए, जो कि आपके ग्रुप डी का या 4th क्लास का आप बोल सकते हैं। तो चलिए 45 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 45 नंबर जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अंडर विच circumstances out of following compensation allowance can be guaranteed। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अनुकंपा भत्ता दिया जाता है। तो पहला इन्होंने दिया रिमूवल। भाई जब रिमूवल कराया जाएगा, आप रेलवे से रिमूवल हो गए और आपके पास गुजारा भत्ते के लिए या अपनी आजीविका चलाने के लिए या परिवार का पालन पोषण करने के लिए आपके पास कोई दूसरी आय का स्रोत नहीं है और आप रेलवे से रिमूव हो गए, तो उस स्थिति में आपको गुजारा भत्ता दिया जाएगा। तो ये सही है, ऑप्शन ए यहाँ सही है। फिर ये दूसरा है बर्खास्तगी डिसमिस। यदि आप रेलवे से डिसमिस कर दिए जाओगे और अपने परिवार को पालने के लिए आपके पास कोई गुजारा भत्ता नहीं है, तो उस बर्खास्तगी की स्थिति में भी आपको रेलवे गुजारा भत्ता देगी। फिर जो तीसरा है, यदि आपकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दी जाती है, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति में तो जो आपका बनेगा पेंशन बनेगी, जो आपका जितना पैसा बनेगा सब लेके जाओगे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है अनिवार्य सेवानिवृत्ति में, तो ये यहाँ आंसर नहीं होगा, क्योंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति करी गई है आपकी। तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति में तो जो आप एक रिटायरमेंट कर्मचारी को जो बेनिफिट मिलते हैं, उसमें से जो भी कटौती होगी वो काट के आपको बेनिफिट दे दिए जाएंगे, आपकी पेंशन भी जितनी बढ़ेगी वो चालू कर दी जाएगी, आपका जितना पैसा बनता है वो दे दिया जाएगा। तो इसमें तो कहीं गुजारा भत्ते की आपको जरूरत नहीं पड़ती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति में, तो ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। यहाँ जो आपका ऑप्शन डी देख लेते हैं, ए और बी दोनों, तो ये रिमूवल और डिसमिस दोनों स्थिति में गुजारा भत्ता, अनुकंपा भत्ता आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका वो 45 में ऑप्शन डी आंसर बनेगा, तो ये करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 है, प्रश्न नंबर 46 है जो कह रहा है, प्रश्न नंबर 46 बोल रहा है एन एम्प्लॉय इज convicted by a court of law, he can be removed from service without inquiry under। यानी एक कर्मचारी किसी न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किया जाता है और उसे बिना जांच के निम्न में से किस नियम के तहत रेल सेवा से निष्कासित किया जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ साथियों कि यहाँ आप कंफ्यूजन मत होना। कई बार तो ये रूल 14 बोल देता है और कई बार ये रूल 14(1) बोल देता है और कई बार ये रूल 14(2) बोल देता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये तीनों एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं है, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। अब जैसे 14(1) या 14(2) बोलने की जगह यहाँ ओनली 14 लिखा हुआ है, तो हम इसी को आंसर मानेंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो इसमें परेशान होने की या कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल 5 हो नहीं सकता, रूल 9 हो नहीं सकता, रूल 11 नहीं हो सकता। तो फिर चाहे भले ये 14(2) हो, चाहे 14(1) हो, चाहे ओनली रूल 14 हो, इसी को हम आंसर मानेंगे, क्योंकि हम यहाँ एक कॉमन सेंस भी एग्जाम में लगाने की जरूरत होती है। यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में सही वो फिट नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ एक काम कीजिएगा, जब आपको लगे कि यार ये मैंने 14(2) पढ़ रखा है या 14(1), तो या ओनली 14(1) कैसे, तो थोड़े एक काम कीजिएगा, कभी भी ऐसी स्थिति हो तो आप बाकी के ऑप्शन को चेक कर लेना कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है। तो अगर आपको लगे कि ए तो हो ही नहीं सकता, फिर आपको लगे कि बी भी हो ही नहीं सकता, और फिर आपको लगे कि सी हो ही नहीं सकता, तो जब आप 3 उत्तरों को रिजेक्ट कर देते हैं और चौथे के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, चौथे ऑप्शन के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है और 3 ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर चुके होते हैं, तो कॉमन सी बात है फिर आपको वही आंसर लगाना है। तो ये स्थिति यहाँ पे हो रही है।
अपने को यहाँ 14 कभी ये 1 दे देता है, कभी 2 दे देता है, तो यहाँ कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब बाकी के ऑप्शन चेक कर लीजिए। रूल 5 यहाँ हो नहीं सकता, रूल 9 हो नहीं सकता, 11 हो नहीं सकता, तो जाएगा कहाँ उत्तर, यही बनेगा। इसलिए आप 46 में डी आंसर लगा सकते हैं। और ये जो 47 है ये कैट से संबंधित है। मेरी आपको एडवाइज है कि कैट का जो चैप्टर है वो चाहे आपको कहीं भी मिले, कैट का टॉपिक, चाहे आप नेट से उठा लो, चाहे आप बुक से उठा लो कैट का, या चाहे क्वेश्चन बैंक से उठा लो कैट का, कैट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसमें 5-6 प्रश्न बनते हैं मुख्य मुख्य, वहीं से ये पूछता है, वहीं से पूछता है, वहीं से ये पूछता है आपको। प्रश्न जो 47 है, देखो ये कैट से संबंधित जो मोस्ट प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं। एक तो आपको कैट की फुल फॉर्म जरूरी है, तो कैट की हिंदी में फुल फॉर्म होती है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, यानी अंग्रेजी में बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। दूसरा ये बनता है कि इसकी स्थापना 1/11/1985 को की गई थी। इसकी स्थापना 1/11/1985 को की गई थी। तीसरी ये बनती है कि ये कैट क्यों बनाया गया। ये भारत सरकार के जो कर्मचारियों के विवादित जो मुद्दे थे उनको तीव्र गति से सुलझाना इसका मकसद था, इसलिए 1 नवंबर 1985 को कैट की स्थापना की गई। दूसरा प्रश्न इसमें यह बनता है कि उस समय इसकी फीस 50 रुपये रखी गई थी। और चौथा प्रश्न ये बनता है इसमें कि कैट में हारने के बाद आदमी कहाँ अपील कर सकता है, तो वो हाई कोर्ट में, एससी में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और एक प्रश्न इसमें यह बनता है कि रिव्यू पिटीशन याचिका दायर करने की, यानी पुनरावर्ती, जिसको पुनः विचार याचिका कहते हैं, पुनः विचार हिंदी में जिसको पुनः विचार याचिका कहते हैं, उसकी अवधि कितनी है, तो उसकी अवधि 30 दिन की होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ कुछ 4-5 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे कैट से संबंधित, तो वो मैंने बताए। इन्हीं में से आपका एक प्रश्न कैट से बनता है। बहुत ज्यादा डीपली या बहुत ज्यादा गहराई में आपको उतरने की जरूरत नहीं है। एक जो पूछता है वो पूछता है इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, तो इसकी प्रधान पीठ आपके नई दिल्ली में है। इसकी जो प्रधान पीठ है वो आपके नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ ये पूछा है कि यदि आप कैट में हार जाते हैं तो फिर आगे कहाँ जाएंगे, तो कैट में हारने के बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हारने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये सीधा सीधा चैनल है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो उत्तर देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विरुद्ध अपील की जा सकती है, तो ये हाई कोर्ट में की जा सकती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है 48, और इसमें ये सीधा सट रट्टा मार लीजिए, इस प्रश्न का सीधा सट रट्टा मार लीजिए। ये बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है और हर एग्जाम में आ रहा है, तो इसका सीधा सट आप रट्टा मार लीजिए, इसमें कोई नियम मत लगाइए। और इसका जो सीधा सट आंसर है वो है 40%। इसमें कहीं आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप कॉपी में लिख लो इसको और रट्टा मार लो। इसका सीधा आंसर लगाना है पेपर में आते ही। यानी प्रश्न है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेशन इज, तो ये पेंशन का जो कम्यूटेशन होता है ये 40% होता है। इसको सीधा सीधा आपको रट्टा मारना है, कहीं इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जब भी आए सीधा 40% ठोकेगा, आपका आंसर करेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे अपन 48 में इसको ए करेंगे 40%। प्रश्न नंबर जो 49 है, 49 है, यहाँ पे जो 49 पूछा है वो बोल रहा है चिकित्सा विकोटीकृत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दे है। जो चिकित्सा में फेल हो जाते हैं उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दे है। कैसा देते हैं उनको, तो उनको सामान्य दर पे ही देते हैं, यहाँ कोई दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जो चिकित्सा विकोटीकृत कर्मचारी होते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर मेडिकली डिकैटेगराइज्ड स्टाफ इज एडमिसिबल ऑन, तो योर आंसर इज ऑप्शन डी एज पर नॉर्मल रेट, एज पर नॉर्मल रेट। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सामान्य दर पे देते हैं, नॉर्मल रेट पे देते हैं, कोई एक्स्ट्रा कहीं कोई जरूरत नहीं है। और ये जो आपका 50 नंबर का प्रश्न है
इसका मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। इस फॉर्मूले को समझने के बाद, जो मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं, इस फॉर्मूले को समझाने के बाद आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। आइए इस प्रश्न को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ समझते हैं अपन। देखिए, ये जो प्रश्न है वो ऐसे पूछता है, इसकी एक परसेंटेज और इसका एक ईयर फिक्स होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 80 से 85 करते हैं। 80 से 85 करते हैं तो यहाँ आपका जो 80 से 85 के बीच में पूछता है वो, तो आपका आंसर बनेगा 20%। अब इसको ये घुमा के भी पूछ सकता है कि 20% किसके लिए है, यानी 80 से 85 वालों के लिए है। ये ईयर है आपका 80 से 85 रिटायरमेंट के बाद, और ये परसेंटेज है, इतना तो आप समझते हैं। और 85 से 90 के बीच बनता है आपका ये 30%। 90 से 85 के बीच बनता है ये आपका 30%। और फिर है ये 90 से 95 के बीच बनता है ये आपके 40%। इसे आप चाहे तो रफ कॉपी में लिख सकते हैं, और ये अपनी नोटबुक में बहुत अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं, रट सकते हैं। और फिर ये 95 से 100 बनता है आपके 50%। और ये यदि 100 से अबोव हो, 100 से अबोव हो, तो 100 से अबोव के लिए ये आपके 100% बन जाता है। कितना बन जाता है? 100%। तो ये मेरा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं, और इसी के अनुसार इस प्रश्न का सोल्व होगा। और ये एक प्रश्न जरूर आता है, तो इस फॉर्मूले के आधार पे उसको सोल्व कीजिएगा, आपका 101% सही होगा। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने 85 से 90 के बीच की बात करी है, तो 85 से 90 यहाँ देख लेते हैं कितना बनता है। तो 85 से 90 यहाँ 30% बन रहा है, तो आपका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा, 30%। अब मैंने न तो प्रश्न पढ़ा न कुछ भी पढ़ा, आपको डायरेक्ट सोल्व बता दिया। अब पढ़ रहा हूँ प्रश्न। Between 85 to 90 years of age, the additional quantum of pension will be. तो your answer is option D correct। 30% इसका आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी यदि पेंशनर की उम्र 85 से 90 वर्ष के मध्य हो, तो अतिरिक्त पेंशन का भाग होगा, तो वो होगा 30%। और यही यदि 90 से 95 में पूछता तो 40 हो जाता। और ये जो 50% दिया है, ये 95 से 100 के बीच का दिया है। और ये जो 40% दिया है, ये आपके 90 से 95 का दिया है। और ये जो 100% इसमें दिया है, ये आपके 100 से अबोव का दिया है। तो मैंने आपको यहाँ चारों बता दिया। यानी ये जो 100% है, ये 100 से अबोव है, ये आप 100 से अबोव है। और जो 40% है, वो आपके 90 से 95 है, 90 से 95 है। और ये जो 50% है, ये जो 50% है, ये आपके 95 से 100 है। और ये जो 30% दिया है, ये आपके 85 से 90 है, जो कि आपके इस प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 50 में डी। प्रश्न नंबर 51 है साथियों। सजा के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के उपरांत पेंशन उपादान की न्यूनतम राशि क्या होगी? तो इसका भी आप रट्टा मार लीजिए, इसका रट्टा ये मार लीजिए। सजा के रूप में पूछा है। सजा के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के उपरांत पेंशन उपादान की न्यूनतम राशि क्या होगी? तो ये आपके 100% होगी, रट्टा मार लीजिए। ये जब भी आए इसको रट्टा मार लीजिए, 100% होगी। यानी बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोर्शन ग्रेजुएटी आफ्टर गिविंग कंपल्सरी रिटायरमेंट एज पेनल्टी, तो वो आपके 100% होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीआर? डीआर का यहाँ फुल फॉर्म पूछा है, तो डीआर का हो जाएगा आपके डियरनेस रिलीफ हो जाएगा। डाटा रिजर्व गलत है, ये भी गलत है, डियरनेस रिजर्व भी गलत है। यहाँ जो आपका ऑप्शन बनेगा डियरनेस रिलीफ बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो 52 में आपका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न नंबर जो 53 है वो देख लेते हैं। If a railway servant dies during service and his qualifying service is less than 1 year, then the amount of death gratuity paid to his family will be. So your answer is ऑप्शन ए, 2 टाइम ऑफ लास्ट बेसिक पे। हिंदी में देख लेते हैं। यदि रेल कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल के दौरान हो जाती है, सेवा काल के दौरान हो जाती है, ठीक है, उसकी कुल सेवा अवधि 1 वर्ष से कम हो, तो उसके परिवार को मृत्यु प्रदान के रूप में कितनी राशि मिलेगी? 1 वर्ष से कम हो तो 2 टाइम्स ऑफ लास्ट बेसिक, बिल्कुल सही है। अंतिम मूल वेतन का दुगना मिलेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 54 है साथियों। वुमेन एम्प्लॉय कैन गारंटेड चाइल्ड केयर लीव, वेरी गुड। चाइल्ड केयर लीव आपको अप टू एज ऑफ चाइल्ड विल बी, यानी कि यह आपको मिलती है चाइल्ड केयर, जो सीसीएल मिलती है, चाइल्ड केयर लीव बोलते हैं इसको, ये 730 दिन की मिलती है आपको, 730 दिन की मिलती है, यानी 2 साल हो गए, और ये 18 साल जब तक पूरे नहीं हो जाते बच्चे को तब तक मिलती है। और इसको आप 1 वर्ष में 3 बार ले सकते हैं, 1 साल में इसको 3 बार ले सकते हैं कम से कम, और ये कम से कम 5 दिन की ली जा सकती है, कम से कम 5 दिन की ली जा सकती है। इतना भी ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है। तो जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है, जब तक आप ये चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। ये आपके 730 दिन की मिलती है, जिसको आप विभिन्न टुकड़ों में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी बनता है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है साथियों। बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन कितनी अवधि के लिए लागू है? बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन कितनी अवधि के लिए लागू है, यानी इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। For how many years the family pension at enhanced rate is applicable? Your answer is option B, 10 years। यानी बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन कितनी अवधि के लिए लागू है? तो ये 10 साल के लिए लागू है। यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 में। 55 में आपका बी हो जाएगा। तो चलिए साथियों, 55 पे हम आ गए हैं, पर पेपर में 110 प्रश्न है और 55 तक अपन ने सोल्व कर लिया है। तो ये फिरोजपुर डिवीजन का आपका आधा पेपर पूरा हो गया है, और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम 56 से आगे करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।